ठीक 145 को जो आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आने वाला है उसमें टोटल 7 क्वेश्चन होंगे। पिछले 6-7 सालों का अगर हम ट्रेंड देखें तो 7 क्वेश्चन होंगे जो आपके क्वेश्चन पेपर में रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट आपको दिए दिए हुए होंगे, उसके हर पार्ट पे 5 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6 ये चारों के चारों क्वेश्चन में दो दो सब पार्ट होंगे, दो दो सब क्वेश्चन होंगे। हो सकता है वो क्वेश्चन 8 और 8 मार्क का हो, टोटल 16, या फिर वो 10 और 6 मार्क का हो, टोटल 16। बहुत रेयर ऐसा होगा कि 12 और 4 मार्क का आएगा, टोटल 16। याद रखना 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये सारे 16 मार्क्स ईच के क्वेश्चन है, ठीक है। और ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये 20 मार्क्स का होगा, ये रहा, ये टोटल होगा 20 मार्क्स का। दिस इज 16, दिस इज 16, दिस इज 16, ठीक है। जो पहला वाला क्वेश्चन होगा आपका ये है कंपलसरी क्वेश्चन, ये आपको कोई भी हालत में सॉल्व करना ही है, सो आप इसको स्किप नहीं कर सकते। अब आपके पास में 7 में से एक क्वेश्चन कंपलसरी, 20 मार्क खत्म हो गए, बचे 80 मार्क और 6 क्वेश्चन। ये 6 क्वेश्चंस में से कोई भी 5 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए कहा जाएगा, एक क्वेश्चन कोई भी आप स्किप कर सकते हैं। सो आप सेकंड वाला कीजिए, थर्ड कीजिए, फोर्थ कीजिए, कुछ भी चलता है, सेवन्थ वाला भी कर सकते हैं, कुछ भी। सो अगेन आपका 20 मार्क्स तो यहाँ फिक्स हो गया। उसके बाद में इन सब में से आपको सिर्फ 6 क्वेश्चन है, इन सब में से आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, दैट इज 16 इंटू 5, 80 मार्क्स। ऐसे करके आपके टोटल 100 मार्क्स होंगे। समझ में आ रहा है आपको? अच्छा, एक चीज और ध्यान दो, ये कंपलसरी है और इसमें से आपको एनी 5 सॉल्व करना है। इसके बाद में ये जो 7th वाला क्वेश्चन होता है, ये 7th वाला क्वेश्चन आपका बेसिकली थ्योरी पे बेस्ड क्वेश्चन है। सो इसमें जो 4 सब क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, इसमें थ्योरी वाले क्वेश्चन आने वाले हैं। 4 इंटू 4, 16 मार्क्स। अच्छा, और ये जो बाकी के क्वेश्चन है ना, 1 से लेकर 6 तक, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, यानी प्रैक्टिकल सम्स आने वाले, न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं इस पे। ये मैं फॉर्मेट आपको बता रहा हूँ पिछले 6-7 सालों का। तो क्या सर ये फॉर्मेट फिक्स है, हमेशा ऐसा ही आएगा? नहीं, कभी भी बदल सकता है, लेकिन 95% चांसेस यही रहते हैं कि यही आपको फॉर्मेट आने वाला है। सो बेसिकली आपको ये समझ में आ गया, क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट, बाद में 2 से लेकर 6 तक 2-2 पार्ट, और 7th के अगेन 4 पार्ट। मार्किंग भी मैंने आपको यहाँ पे दी है, ये पहला सब क्वेश्चन, सब क्वेश्चन, देन मार्क्स, ठीक है। तो ये सारी बात हो गई आपकी कि क्वेश्चन का पैटर्न कैसा, सॉरी आपके एसएफएम के पेपर का पैटर्न कैसे रहने वाला है। एक इम्पॉर्टेंट चीज अब, और आपको 15 मिनट्स मिलते हैं क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए, प्लीज वहां पे जल्दी जल्दी मत करना। 15 मिनट्स क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए मिले हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ठीक 2 बजते ही आपको क्वेश्चन पेपर नहीं पढ़ने दिया जाएगा। आराम से पढ़ो, 5-10 मिनट और एक्स्ट्रा लगे, लेकिन क्वेश्चन पेपर पूरी तरह से एनालाइज कर लो। आई रिक्वेस्ट यू वन थिंग, ठीक है, जब आप पहली बार देख रहे हो ना, जैसे आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आएगा 145 को, प्लीज लुक एट, ऊपर ऊपर से देख लो कि कौन से टॉपिक पे कहाँ कहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्योंकि उससे होता क्या है ना, आपको फटाक से क्लिक हो जाएगा, चलो मेरा फॉरेक्स अच्छा है तो ये यहाँ 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 फॉरेक्स पूछा हुआ है, तो ये मैंने ध्यान में रखना है। ऊपर ऊपर से, मैंने नहीं बोला ज़्यादा डीप में जाके पढ़ो, डीप में ज़्यादा जाके नहीं पढ़ना, क्योंकि आई विल टेल यू व्हाट हैपेंस। आप अगर क्वेश्चन नंबर 1 से ही डीप में पढ़ने जा रहे हो तो आपको पूरा दिमाग लगाना पड़ेगा। जब आप 1A पढ़ रहे हो, फिर वो दिमाग में रखा आपने कि ऐसे कैसे सॉल्व करना है इसको, फिर 1B पढ़ रहे हो, पूरा आप वापस अप्लाई कर रहे हो दूसरा ही कंसेप्ट, फिर उसको भी दिमाग में रखा। ऐसे करते करते आप पढ़ते गए, 15-20 मिनट हुए, आपने सारी प्रोसेस दिमाग में रख ली। अब हो गया सब खिचड़ी, अब होगी दिक्कत। आप सॉल्व करोगे, आपको आता जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाएगी, कुछ ना कुछ मिक्सअप हो जाएगा। और अगर बीच में, पूरे पढ़ते समय बीच में 2-3 क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा हार्ड निकले और वो कंपलसरी में है, या फिर मान लो कहीं ऐसे है जहाँ पे आपको दूसरा क्वेश्चन आता है, तो आप पैनिक हो जाओगे। प्लीज़ डोंट डू दैट। एट अ टाइम एक काम करो, तब तक सब कुछ भूल जाओ। अगर आपको 15 मिनट्स को यूटिलाइज करना है तो ऊपर ऊपर से देखो कि कौन से चैप्टर पे, टॉपिक्स पे आपको क्वेश्चन पूछे हुए हैं। इतना डिटेल में घुस के ना वहाँ कैलकुलेशन करने मत बैठ जाना जब तक आपको आंसर शीट ना मिले। उसके बाद वापस आओ, क्वेश्चन नंबर 1A, अब पढ़ो उसको अच्छे से, सॉल्व करो फटाफट, पढ़ो उसको अच्छे से, सॉल्व करो फटाफट, दैट्स इट। दिस इज हाउ यू शुड गो। बाकी आपका अपना ऑब्वियसली वो है, लेवल है, आप अगर पढ़ सकते हो पूरा और रिटेन कर सकते हो, इट्स वेल एंड गुड। सो बात करते हैं क्वेश्चन के
फॉर्मेट की, जो आपको क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आने वाला है एसएफएम का, वो कुछ इस तरह से दिखेगा आपको। आप देख सकते हैं आपके सामने एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में आपको बस एक चीज़ अभी फ़िलहाल ध्यान रखनी है। आपको ये क्लियरली लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 इज़ कंपलसरी और अटेम्प्ट एनी 5 आउट ऑफ रिमेनिंग 6 क्वेश्चन। टोटल आपको 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, पेपर रहेगा, और 7 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। टोटल टाइम आपको अलॉटेड है 3 आवर्स का। उसके बाद में आप फॉर्मेट देखिए फटाफट। 1B के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास में 1A के बाद में ये 1B 1C 1D ऐसे करके 20 मार्क्स पूरे हुए। ये 2A 10 मार्क्स का, उसके बाद 2B 6, 3A 3B 4A यहाँ पे 4B 5A ये 5B 6A और 6B। और ये लास्ट वाला क्वेश्चन जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ये पूरा थ्योरी बेस्ड है, तो ऐसे आपको मान लो समझो यहाँ पे तो ABCDEF है, हो सकता है आपको 6 पार्ट दिए, हो सकता है आपको 5 दे या तो 4 ही सब क्वेश्चन दे, लेकिन आपको कोई भी 4 ही सॉल्व करना है जितने भी आपको दिए हुए हैं उसमें से। सो मैक्सिमम 6 तो कभी नहीं आएंगे आपको, हो सकता है 5 दे या 4 दे, उसमें से आपको 4 सॉल्व करने पड़ेंगे। सो दिस इज हाउ द पेपर इज गोइंग टू लुक। Having seen the format of the paper, there are few things that you need to be careful while solving the question paper of the SFM. These are some silly mistakes that the people have done when I took the test series on SFM. You need to be careful about these things because what happens, ये आप जानबूझ के नहीं करते हो, आपको पता भी नहीं होता है, ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स आप कर बैठते हो क्वेश्चन या एग्जाम के टाइम पे। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। सो टेस्ट बेसिस पे मैंने एक क्वेश्चन पेपर निकाला है। दिस इज़ क्वेश्चन पेपर ऑफ स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट मई 2016 का, ठीक है। आइए ये देखते हैं, ये क्वेश्चन पेपर था पिछले अटेम्प्ट का। इसके बाद में ध्यान दो, जैसे ये पार्ट बी है, ठीक है, ये बॉन्ड वैल्यूएशन का क्वेश्चन है, और यहाँ पे आपको एंड में अगर आप देखेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स दिए हुए हैं एट 16% फॉर 1 to 10 ईयर्स, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो 3 डिजिट्स में फैक्टर्स दिए हुए हैं। अब गलती क्या होती है, आपको आपको ज़रा सा एनालाइज करना है कि इंस्टीट्यूट ने ये फैक्टर्स क्यों दिए। क्या इंस्टीट्यूट को ऐसा लगता है कि आपको प्रेजेंट वाले फैक्टर्स निकालना नहीं आता? नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर वो आप पे छोड़ दे प्रेजेंट वाले फैक्टर्स निकालना, तो कोई 3 डिजिट से आंसर निकालेगा, कोई 4 डिजिट से आंसर निकालेगा, कोई 2 डिजिट से आंसर निकालेगा, और बस राउंडिंग ऑफ के डिफरेंसेस आएंगे। अब राउंडिंग ऑफ के डिफरेंसेस की वजह से फाइनल आंसर थोड़ा बहुत बदल जाएगा, 5-10 रुपये से भी बदल सकता है, और करोड़ में हो तो काफ़ी अच्छे हद तक बढ़ सकता है। तो पेपर चेक करने वाले को वो और तकलीफ हो जाती है, हो सकता है वो सही रहते हुए भी गलत मार्क्स दे दे। इसीलिए इंस्टीट्यूट क्या करती है, सब सारे कैंडिडेट्स का आंसर सेम आए, इसलिए उन्होंने नीचे में प्रेजेंट वाले फैक्टर्स आपको ऑलरेडी दे दिए। सो व्हाट यू नीड टू टेक केयर ऑफ इज यू शुड यूज दीज फैक्टर्स ओनली। अब आप अपने मन से फैक्टर्स नहीं निकालना। द फैक्टर्स दैट आर गिवन इन द क्वेश्चन एट द एंड ऑफ अ पर्टिकुलर क्वेश्चन शुड बी यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन एंड द फाइनल आंसर। राउंडिंग ऑफ के डिफरेंसेस नहीं आने चाहिए जब सब चीज़ें क्लियरली दी हुई हो, ठीक है। नाउ द सेकंड थिंग दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ इज द मेन आंसर। हर क्वेश्चन आएगा, उसका आप सॉल्यूशन लिखोगे। मैक्सिमम टाइम पे ऐसा होता है कि उसका सॉल्यूशन एक लास्ट वाली कोई फिगर होती है, लाइक मार्केट प्राइस निकालना है 50 रुपये, मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी निकालना है 525 करोड़ रुपए, समथिंग एक फाइनल आंसर आएगा। व्हाट यू नीड टू डू इज टू हाईलाइट दैट फाइनल आंसर। ऐसे ही जैसे आपने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया, वैसे ही उस मेन आंसर को, फाइनल आंसर को मत छोड़ो, उसमें एटलीस्ट आप एक बॉक्स डाल दो ताकि वो हाईलाइट हो, सामने वाले के लिए इजी जाए। जो पेपर चेक करने वाला है उसके पास में टाइम नहीं होता, उसके पास में हज़ारों पेपर्स होंगे चेक करने के लिए, और कुछ 30 पेपर्स पढ़ने के बाद में या 30 पेपर सॉल्व करने के बाद में उसको आंसर्स रट जाते हैं। सो ही इज़ नो मोर इंटरेस्टेड इन चेकिंग दैट पेपर इन डिटेल, ठीक है। सो वो करेगा, ऐसा कुछ नहीं है, उसको इंस्ट्रक्शन दिए हुए वो डिटेल में चेक करेगा भी, नहीं भी कर सकता है, वो उसकी बात है। लेकिन अगर पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपने फाइनल आंसर हाईलाइट कर दिया और वो उसकी नज़र पहले वहीं जाएगी, क्योंकि वो हट के दिखेगा पूरे आंसर शीट में, अगर वहीं गई और वो आंसर सही निकला ना, आई विल टेल यू वो आपको पूरे मार्क्स दे सकते हैं। 5 में से 5 दे देगा, 5 में से 4.5 दे देगा, जो भी उसके हिसाब से गाइडलाइंस के हिसाब से होंगे वो देगा, लेकिन आपके मार्क्स कटेंगे नहीं। अगर आपने उसको आंसर ढूंढने में तकलीफ दी, अब इतना बड़ा आपने आंसर लिखा और वो ढूंढ रहा है कि मेन आंसर कहाँ पे इन सब में, आपने अगर उसको तकलीफ दी वो आपको तकलीफ दे देगा। प्लीज डोंट टेक रिस्क।
क्वेश्चन आता है, कंसेप्ट आता है, पढ़ाई भी बहुत की 2 साल तक, आखिरी में जाके ऐसी छोटी सी मिस्टेक करके आप चीज़ें बिगाड़ दोगे। एक एक दो दो मार्क भी बढ़े ना, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जानता है 1 मार्क की कीमत क्या होती है। सो प्लीज़ फॉलो दिस। आई विल टेल यू, आई विल शो यू सम पेपर जो लोगों ने सॉल्व किए हैं। नाउ आपके सामने ये क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है। ये क्वेश्चन पेपर मेरे टेस्ट सीरीज में किसी कैंडिडेट का है जिसने सॉल्व किया था। नाउ यू कैन सी ये उसने आंसर लिखा है, ठीक है। लेकिन अब आप इसके आंसर देखोगे ना तो कहीं कुछ, जैसे ये 50,000 55,000 अगर आप देखेंगे तो ये 55,000 यहाँ लिखा हुआ है, उसके बाद में 49 यहाँ लिखा हुआ है, उसके बाद में ये यहाँ है, ये यहाँ है, ठीक है। यू कैन सी 55,405 यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा इधर उधर किया हुआ है, ठीक है। अगर ये प्रॉपरली प्रेजेंट किया जाए तो इट विल लुक गुड, और ऊपर से देख के ही सामने वाले को पूरा आंसर पता चल सकता है। आई विल शो यू दी अनदर पेपर किसी और कैंडिडेट का जिसने सॉल्व किया था कुछ और, कोई और क्वेश्चन। नाउ यू कैन सी यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो आपको दिखेगी वो है वो बॉक्स। भले उसने अंदर में काटा पीटी की जो नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो ऊपर से दिख रहा है वो है वो बॉक्स जिसमें लिखा हुआ है NAV ऑन 31 मार्च 2011 ₹18। पहली नज़र वहाँ जाती है, और आपका जो सामने वाले जो वैल्यूअर है, पेपर चेक करने वाला है, उसको ये आंसर अगर पता है कि हाँ ठीक है यार 18 तो सही बात है, तो वो आपको मार्क्स दे देगा, ज़्यादा देखेगा नहीं। इट्स ह्यूमन टेंडेंसी, कितना भी हो, अल्टीमेटली द पर्सन हु इज चेकिंग द पेपर इज अ ह्यूमन। So please make things easy for that person also. In the beginning of this video, we discussed that there will be 7 questions in your exam paper. The 7th question is based on theory. ठीक है, उस theory में आपके 4 सब questions आने वाले। हर सब questions will be based on theory itself. Now what people makes mistake in that, let's have a look. अब आपके सामने ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। ये टेस्ट सीरीज में से पेपर उठाया गया है किसी कैंडिडेट का। बॉट आउट डील्स पे राइट शॉर्ट नोट्स पूछा गया था, और इन्होंने इस तरह से ये पूरा पैराग्राफ लिखा है एज एन आंसर, ठीक है। इनका आंसर पूरी तरीके से सही है, लेकिन इनको 2 ही मार्क्स मिले। क्यों? क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें जो थी उन्होंने क्रक्स पॉइंट जो थे वो छोड़े। उसके बाद में ये जो पैराग्राफ वाला फॉर्मेट है ये बहुत ही गलत लिखा। आपने थ्योरी वाले क्वेश्चंस को बुलेट पॉइंट्स में लिखना है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे बुलेट पॉइंट्स कर दो या गोल गोल कर दो भाई, लेकिन थोड़ा अलग लिखो, पैराग्राफ लिखना छोड़ दो। दूसरी बात, हर बुलेट पॉइंट लिखने के बाद में आपको हर पॉइंट में जो मेन वर्ड होता है, लाइक किसी की लिमिट होती है 50 करोड़ की, किसी को 5 दिन के अंदर में पेमेंट करना है तो 5 डेज एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है। हर सेंटेंस में एक इम्पॉर्टेंट वर्ड होता है, उसको अंडरलाइन करो। ये थ्योरी में करना बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ नॉट ओनली इन SFM, every subject, every theoretical subject you should write answers in such a format. एक तो पहले बुलेट पॉइंट्स में लिख के आपने सारे पॉइंट्स को अलग अलग लिख लिया, उसके बाद हर पॉइंट में, हर सेंटेंस में आपने मेन वर्ड्स जो थे उसको हाईलाइट भी किया, अंडरलाइन भी किया, ताकि सामने वाले को क्लियरली दिख जाएगा। 2 मिनट में उसको पता चल जाएगा कि भाई उसने सारे पॉइंट कवर किए हैं या नहीं किए हैं, सिर्फ ऊपर से देख के ही। अभी ये जो सामने आपके क्वेश्चन दिख रहा है वो मुझे पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में भी क्लैरिटी नहीं आएगी कि इसने कितने पॉइंट लिखे हैं, और लिखे हैं तो क्रक्स पॉइंट आए कि नहीं आए उसके अंदर में, ठीक है। मैं आपको और एक एग्जांपल दिखाता हूँ। सेम यही वही चीज़ है, अलग से उन्होंने क्वेश्चन लिखा हुआ है। दूसरा आंसर है ये क्वेश्चन नंबर 7B का। जैसे 7A था पहले, ये 7B है, वापस से वही पैराग्राफ। यू शुड हैव यूज्ड बुलेट पॉइंट्स इंस्टेड ऑफ पैराग्राफ। एक और गलती जो स्टूडेंट करते हैं वो है ये है। अब ये भाई साहब को पूछा गया था कि अंडरलाइन, यानी डेरिवेटिव का क्वेश्चन था ये, डेरिवेटिव चैप्टर का, उसमें अंडरलाइन का इंपॉर्टेंस क्या है ये बताना है, अंडरलाइन असेट जो हम बोलते हैं। इन्होंने पूरा का पूरा आंसर डेरिवेटिव्स को समझाने में लिख दिया कि डेरिवेटिव्स क्या है, ये क्या है, वो क्या है। उन्होंने अंडरलाइन असेट की बात नहीं की। सो क्वेश्चन को पढ़ के सामने वाले को इजीली समझ में आ जाएगा कि आपने अपने मन से कुछ तो लिखा है यहाँ पे। आपने मेन चीज़ जो लिखनी थी वो है अंडरलाइंग असेट के बारे में, ना कि डेरिवेटिव्स के बारे में। तो ठीक है, डेरिवेटिव से रिलेटेड है वो, लेकिन आपने पूरी कहानी डेरिवेटिव पे लिए, अंडरलाइंग असेट यहाँ पे ज़्यादा कुछ मेंशन किया हुआ नहीं है। आप उनको पागल नहीं बना सकते, सामने वाले को सामने सीधा सा समझ में आ जाएगा कि भाई आपने ये सब गलत लिखा हुआ है, आपने कुछ फेंका हुआ है अपने मन से, कुछ आ नहीं रहा था, टाइम बचा था, सो आपने कुछ लिखा। प्लीज़ डोंट डू दैट। नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट करने से ये तो क्वेश्चन के मार्क्स गए, बाकी क्वेश्चन पे भी फ़र्क पड़ेगा। सो प्लीज़ डोंट डू दैट। नहीं आता मत लिखिए, बट जो भी आप लिख रहे हैं प्लीज़ मेक श्योर कि आप उसमें प्रिटी यू आर प्रिटी कॉन्फिडेंट इन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन।
So this is all about the theory. You should use the bullet points and then you should be specific about what you need to write. एक और important चीज़ इसमें है यार, आप पूरे 1.5 पेज या 2 पेज मत लिखो किसी भी 4 मार्क के क्वेश्चन के लिए. सिर्फ 4 मार्क के क्वेश्चन के लिए 6 पॉइंट 6 सेंटेंस इनफ रहेंगे और वो भी मेन पॉइंट्स आना चाहिए. सो अनलेस एंड अदरवाइज यू रीड दैट क्वेश्चन, यू हैव read that question at your home, that concept at your home, you know that concept very well, आप लिख नहीं पाओगे. सो ऐसा ये कोई बीकॉम का एग्ज़ाम मत समझ के चलो कि आपके मन में जो भी आ रहा है तो भाई उसके जो डिक्शनरी मीनिंग निकलता है वो आप लिख के आ जाओगे यहाँ पे कि भाई अंडरलाइंग बोले तो क्या होगा, डेरिवेटिव बोले तो क्या होगा, एंड सो ऑन. बी स्पेसिफिक, बी राइट ओनली क्रक्स पॉइंट, दैट्स इट. अच्छा, एक चीज़ और है जो आपको क्वेश्चन पेपर लिखते समय पे ध्यान देना है, वो है ये कि जैसे मैंने आपको बोला था क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट होते हैं, ए बी सी डी, या 2 के 2 पार्ट होते हैं, ए बी, ऐसे सारे क्वेश्चंस के पार्ट होते हैं. जब भी पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, क्वेश्चन 1A मान लो, ठीक है, तो मेक श्योर कि वो क्वेश्चन नंबर 1 पूरा एक जगह पे लिखा हुआ हो. ए के बाद में बी, बी के बाद में सी, सी के बाद में डी. अगर नहीं आता तो उतनी जगह छोड़ दो, चलेगा फॉर द टाइम बिंग. बट ऐसा मत करना कि क्वेश्चन 1A यहाँ लिखा, 2B यहाँ लिखा, फिर 3A लिखा, फिर वापस 1C चालू किया, तो वो दिक्कत हो गई. 1A यहाँ पे, फिर 1C यहाँ पे, 1D कहाँ पे, 1B कहाँ पे. अगर आपको लिखना है ये एक क्वेश्चन एक जगह पे लिखो, अलग अलग मत फैलाओ. सर मार्क्स नहीं मिलेंगे क्या? मिलेंगे, जरूर मिलेंगे. व्हाट आई एम टेलिंग यू इज टू इम्प्रूव द ओवरऑल आंसर ऑफ योर क्वेश्चन पेपर, दैट्स इट. आपको मार्क्स मिलेंगे लेकिन डोंट टेक रिस्क. प्लीज मेक श्योर इट इज ईजी फॉर द अदर पर्सन टू चेक दैट पेपर. सो 1A के बाद में 1B, 1C, 1D, उसके बाद में सेकंड चालू करो. अगर आपने सेकंड चालू किया तो 2A, 2B एक जगह पे. ऐसा नहीं 2A यहाँ लिखा और फिर 2-3 क्वेश्चन के बाद 2B आप सॉल्व कर रहे हो, क्योंकि मेरे को सर तब याद आया, एकदम से क्लिक हुआ तो मैंने वहाँ लिखा ना. जगह छोड़ दो अगर लगे तो. प्लीज़ मेक श्योर यू डू दैट. अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ जहाँ पे स्टूडेंट को भी नहीं पता होता है कि वो ये गलती करके आया है. क्वेश्चन नंबर लिखने में आप क्वेश्चन नंबर ठीक से नहीं लिख पाते हो. आप देख सकते हो आपके सामने में ये क्वेश्चन पेपर है, टेस्ट सीरीज से निकाला हुआ पेपर है. अगेन उन्होंने लिखा है क्वेश्चन 4C, जबकि आंसर ये है क्वेश्चन 1C का पूरा आंसर क्वेश्चन 1C का है. आपको क्या लगता है उन्होंने जानबूझ के ऐसा किया होगा? नहीं, उनको पता था वो कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं. क्वेश्चन 1C ही सॉल्व कर रहे थे पूरा का पूरा, लेकिन लिखते समय उन्होंने क्वेश्चन 4C लिखा. दिस इज सिली मिस्टेक और ये अनइंटेंशनली हुआ है. आपको दूसरा पेपर दिखाता हूँ. दिस इज क्वेश्चन B. अब आप ये भाई ये किसका बी है ये तो लिखो. ये 2 का बी है या 3 का बी है? सर मैंने जब ए वाला पार्ट लिखा था ना, वहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 लिख दिया था, इसलिए मैंने ना यहाँ पे वापस क्वेश्चन नंबर 2 नहीं लिखा. प्लीज़ डोंट डू दैट, क्योंकि आपने ए वाला पार्ट कितने पेजेस पहले लिखा था वो किसी को नहीं पता. हो सकता है उसको 2-3 पेज लगे होंगे, 4 पेज लगे होंगे, या एक ही पेज में कंप्लीट हो गया होगा. लेकिन इट्स अ सजेशन, हर पार्ट में क्वेश्चन लिखो, मेन क्वेश्चन और उसका सब पार्ट. तो ये क्वेश्चन बी किसका है नहीं समझ में आएगा ऐसे डायरेक्टली, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन 2, 3, 4, 5, 6 हर क्वेश्चन में ऑलमोस्ट सातों के सातों क्वेश्चन में बी पार्ट होता है, सब पार्ट होता है. सो प्लीज़ राइट डाउन ये किसका है क्वेश्चन. लाइक जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये क्वेश्चन 4C में उन्होंने जो गलती की, ऐसे ही लिखो. क्वेश्चन 4 लिखो और C लिखो ना, हर बार क्वेश्चन 4 लिखो, कोई दिक्कत नहीं है. अच्छा, तो ये एक गलती थी, सिर्फ क्वेश्चन B लिख के आ जाते हैं. और एक गलती मैं बताता हूँ, जैसे ये भी पहले थी क्वेश्चन 4B, ये 1B था एक्चुअली. तो बेसिकली ये गलतियाँ होती है क्वेश्चन नंबर लिखने में. प्लीज़ डोंट डू दिस थिंग्स. आप अपने सेंसेस में रहो वहाँ पे. आई नो बहुत पैनिक हो जाते हो क्वेश्चन पेपर एग्जाम हॉल में, थोड़ा सा स्ट्रेस आता ज़रूर है, लेकिन आपको भी पता है इसका कोई सोल्यूशन नहीं है. अगर मैं आपको बोलूँ कि नहीं आपको तो थोड़ा स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए इस टाइम पे, और थोड़ा सा आपको एट प्रेजेंट मोमेंट पे रहना चाहिए, आप क्या लिख रहे हो क्या नहीं लिख रहे हो. सो फील फ्री. एट सच इतना हाई इंपॉर्टेंस मत दिया करो एग्जाम को कि आपको समझ में नहीं आया आप क्या कर रहे हो वहाँ पे 3 घंटे में, ठीक है. और ये रहा, यहाँ पे भी अगेन उन्होंने 6B लिखा है, लेकिन ये था 5B का, ये किसी और का पेपर है. सो आप क्वेश्चन नंबर लिखने में गलती कर रहे हो, ये बहुत ही बड़ी सिली मिस्टेक है. प्लीज़ डोंट डू दैट. प्रैक्टिकली देखा जाए तो इस तरह से लिखो आप, कोई दिक्कत नहीं. क्वेश्चन 2B जो आपको ऊपर दिख रहा है यहाँ सेंटर में लिखो, अच्छे से लिखो और बड़े में दिखना चाहिए वो भी, ठीक है. एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि सर सेंटर में लिखना पड़ेगा, नहीं, आप बाहर कॉलम में भी लिख सकते हो, यहाँ पे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. बट प्लीज़ मेक श्योर कि जो आप लिख रहे हो वो क्लियरली दिखे सामने वाले, क्योंकि वो जो आंसर चेक कर रहा है वो कौन से क्वेश्चन का आंसर चेक कर रहा है.
प्लीज़ उसमें ये वाले सामने जो आपको दिख रहा है इसमें आप एक और चीज़ नोट कर सकते हो, इनका प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छा है, खुला खुला है और प्रॉपरली समझ में भी आ रहा है। ठीक है, सो अगर इनका देखोगे आप तो थोड़ा सा हैंड राइटिंग में प्रॉब्लम है, बाकी तो सब कुछ सही है। अच्छा, तो चलो बात करते हैं पेपर प्रेजेंटेशन की। क्वेश्चन ये उठता है कि सर अच्छी हैंडराइटिंग होना ज़रूरी है क्या? सर प्रेजेंट अच्छे से करना ज़रूरी है क्या? द आंसर इज़ यस, प्रेजेंट अच्छे से करना ज़रूरी है ताकि क्लियरली आपको चीज़ें वहाँ पे नज़र आए सामने वाले को पेपर चेक करते समय पे, लेकिन हैंडराइटिंग हमेशा इतनी अच्छी होना इज़ नॉट नेसेसरी। सो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे ये पेपर दिखा रहा हूँ टेस्ट सीरीज में से। इस बंदे को मार्क्स मिले हैं कुछ 55। इनका पेपर देखो कैसा है, कैसे प्रेजेंट किया हुआ है, आप ज़रा सा अंदाज़ा लगाओ। अंदर की चीज़ें पढ़ने की कोशिश मत करना, शायद आपको दिखे भी ना। सो दिस इज सेकंड पेज जहाँ से उन्होंने शुरू किया लिखना, प्रॉपरली प्रेजेंटेड है, हैंड राइटिंग भी अच्छे से है। अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो आपको यू विल गेट टू सी दैट। ठीक है, तो ये देखो एक के बाद एक पेपर, ये अच्छे से लिखा हुआ है, थोड़ा छोटा लिखा हुआ है लेकिन सब कुछ प्रॉपरली प्रेजेंट है, काटा पीटी कहीं पे भी नहीं है, और कोई भी वर्ड अगर आप पकड़ो उसमें तो समझ में आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनको टोटल कुछ 55 मार्क्स मिले थे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हर पेपर जो उन्होंने लिखा हुआ है। 55 मार्क्स मिले, प्रेजेंटेशन पूरी तरह से अच्छे से। अब मैं आपको दूसरा पेपर दिखाता हूँ, एक बंदे का पेपर है सेम टेस्ट सीरीज में। उन्होंने कितने मार्क्स मिले? उनको 73 मार्क्स मिले हुए हैं। ठीक है, ये 73 मार्क्स, और अब उनका पेपर देखते हैं। उनसे थोड़ी सी वो बंदी से थोड़ी सी हैंड राइटिंग ये ख़राब है। ये तो खैर खैर बचपन से रूल चलता आया हुआ है कि बॉयज़ की हैंड राइटिंग जनरली ख़राब ही होती है, गर्ल्स आर बेटर इन प्रेजेंटेशन एंड हैंड राइटिंग ऑल्सो। नाउ यू कैन सी हियर इनकी हैंड राइटिंग में कोई मज़ा नहीं आ रहा, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन अच्छे से किया हुआ है। ये उन्होंने, जैसे मैंने बोला था कि ये फाइनल आंसर उन्होंने अपन ने हाईलाइट करना चाहिए, तो इन्होंने ये भी किया हुआ है। यहाँ पे आप हर जगह देखेंगे उन्होंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है सब कुछ। जो फाइनल आंसर है उन्होंने हर जगह पे हाईलाइट किया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट पेज पे नीचे नीचे में RF 13%। हैंड राइटिंग पे मत जाओ, मार्क्स मिले भाई को, ये आ गया आपका यहाँ पे। सो ये उनका पेपर है, इन्होंने काटा पीटी भी थोड़ा बहुत किया है। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान रखो, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें अच्छे से लिखी हुई है, जो मेन है वो है फाइनल आंसर। फाइनल आंसर उन्होंने प्रॉपरली हाईलाइट किया हुआ है। अच्छा, इन्होंने भी एक गलती की, सिर्फ यहाँ पे बी लिखा, जबकि ये था क्वेश्चन नंबर 4B। एटलीस्ट लिखो यार, 4 है वो यहाँ पे, और बी इतना छोटा मत लिखो, या तो सेंटर में लिखो या तो पूरा बाहर लिखो। ये जो आपने कोने में लिखा हुआ है ना, दिस इज़ वेरी बैड। ये वर्किंग नोट का पार्ट है या उस सब क्वेश्चन का भी सब क्वेश्चन है, नहीं समझ में आता। प्लीज़ राइट इट प्रॉपरली। ये रहा भाई साहब। चलो, जैसे भी इन्होंने लिखा है, या अब मैंने आपको बेसिकली बताया कि प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी प्रेजेंटेशन पार्ट एंड दी हैंड राइटिंग पार्ट। आपको एक क्लैरिटी आ जाती है, हैंड राइटिंग इतनी ज़रूरी नहीं है अच्छे से होना, लेकिन आई रिक्वेस्ट यू कि प्रेजेंटेशन थोड़ा सा अच्छा रखो, काटा पीटी मत करो बस, और मेन आंसर्स को हाईलाइट किया करो, क्वेश्चन नंबर अच्छे से लिखा करो। फाइनली कुछ चीज़ें मैं चैप्टर्स के बारे में बता देता हूँ। उससे पहले एक और चीज़, प्लीज़ 2 कैलकुलेटर साथ में रखना। अगर गलती से कैलकुलेटर बंद पड़ गया, यू कैन नॉट आस्क अदर पीपल फॉर द कैलकुलेटर। 2 कैलकुलेटर, 2 पेन, पानी की बोतल एंड सो ऑन। माइंड को थोड़ा नॉर्मल रखो। एक चीज़ जो आपको करनी है, वो जो सबसे हटके होगी, वो है इतना हाई लेवल पे मत ले जाओ एग्ज़ाम को। हो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम पे तो आपको पता नहीं वो अजीब ही दिन लगता है। राइट नाउ दैट यू आर लिसनिंग टू मी, और लाइक इफ यू आर गोइंग टू मूवी दैट डे, यू आर काम। That's what you have to maintain your mind like that on that day of exam. Please, anyhow, I know it's not possible, but at least you should try. क्योंकि जितना ज़्यादा हम पैनिक होते हैं, दिस ह्यूमन टेंडेंसी दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, जितना ज़्यादा हम पैनिक होते हैं ना, उतना ज़्यादा हम चीज़ें भूल जाते हैं। जो हम बोलते हैं ना कि माइंड ब्लैंक हो गया, ये इसी वजह से होता है। आता सब कुछ है, एग्जाम एग्जाम हॉल के अंदर घुसने के पहले आता था, बाहर निकलने के बाद सब कुछ आंसर्स याद आ रहे हैं, लेकिन उस टाइम पे नहीं आया, बिकॉज एक ही रीजन था, आप पैनिक हो गए और आपको नहीं समझ में आ रहा अब क्या करना। ये तभी होता है जब आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हो वो पर्टिकुलर डे को। यार ये नॉर्मल दिन है, अपना बोरिया बिस्तर लेना, मतलब अपना बैग लेना और निकल पड़ना, भाई आता हूँ घूम के 3 घंटे से, सिंपल सी चीज है यार। प्लीज कीप, एंड वो कैसे पॉसिबल है, मैं आपको इसका एक सॉल्यूशन देता हूँ। जितने भी आपके आसपास लोग रहेंगे ना, उनको भी ऐसा फील कराओ कि यार इट्स वेरी नॉर्मल डे। द मोमेंट यू विल पास पॉजिटिव वाइब्स टू अदर पीपल, इट विल कम टू यू ओनली।
सो जस्ट डोंट बी लाइक दैट, भाई अब मेरा क्या होगा, नो, ठीक है। नाउ कमिंग ओवर टू द चैप्टर्स, कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग और लीजिंग के क्वेश्चंस अगर आपके एग्जाम में आए और अगर आप 100% श्योर नहीं हो तो प्लीज उन क्वेश्चंस को सबसे आखिरी में सॉल्व करना। रीजन मैं बताता हूँ, जनरली ये पिछले एग्जाम्स का एनालिसिस है, बता रहा हूँ। कैपिटल बजटिंग और लीजिंग के क्वेश्चंस बहुत लेंदी होते हैं, तो जो 10 मार्क्स उसको अलॉट किया गया उसके हिसाब से उतना टाइम देना इज नॉट फिजिबल, इट्स नॉट वर्थ। और वो जो कैपिटल बजटिंग लीजिंग का क्वेश्चन होगा ना, मैं बताता हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 2 या 3 में ही आएगा, क्वेश्चन नंबर 2 या 3 में आएगा, ताकि आपका पहले ही टाइम इन्वेस्ट हो जाए। आ रही बात समझ में? तो प्लीज मेक श्योर, अगर आप 100% श्योर नहीं हो उसमें, तो आप उस कैपिटल बजटिंग लीजिंग के क्वेश्चन को सबसे आखिरी में सॉल्व करें। आई एम नॉट आस्किंग यू टू स्किप दैट क्वेश्चन, प्लीज सॉल्व इट एट द एंड इफ यू आर नॉट दैट मच श्योर अबाउट इट, क्योंकि उससे टाइम वेस्ट होगा। और अगर आपका टाइम वेस्ट हुआ तो वो तो क्वेश्चन गया ही गया, जो टाइम कहीं और मार्क्स लाने में डाल सकते थे वो भी उसी में डाल दिया, सो ये डबल नुकसान कर बैठेगा। उसके बाद में डिविडेंड पॉलिसी, प्लीज मेक श्योर डिविडेंड पॉलिसी आपका अच्छा है, इस पे मार्क्स, ये स्कोरिंग आपका चैप्टर है। अच्छा, कैपिटल बजटिंग लीजिंग इज ऑल अबाउट प्रेजेंट वैल्यू, चीज़ों को खींच के लेना, कैश फ्लोज को डिस्काउंटिंग करना। सो प्लीज मेक श्योर आप क्या डिस्काउंटिंग फैक्टर यूज कर रहे हैं एंड कैलकुलेशंस प्रॉपर्ली कर रहे हैं। उसके बाद मैं आता हूँ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में, दिस इज ऑल अबाउट फार्मूलाज। आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप वो जो चार्ट, अगर आपने मेरे वीडियो लेक्चर्स लिए हैं या आपके पास में मेरे चार्ट्स है, तो प्लीज मेक श्योर यू रीड दैट चार्ट बिफोर गोइंग टू एग्जाम, ठीक है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एटलीस्ट वो तो अच्छे से करके रखना। डेरिवेटिव्स ऑल डिपेंड अपॉन द कंसेप्ट ऑफ पोर्टफोलियो ऑल्सो, ठीक है। पोर्टफोलियो के बाद ही आप उसको डेरिवेटिव्स को अच्छे से समझ सकते हैं। सो डेरिवेटिव्स पे क्वेश्चन आ सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। फॉरेक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, फॉरेक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, फॉरेक्स पे क्वेश्चन आना ही आना है। एंड उसमें सिर्फ एक गलती होगी, अगर आपने की ना, सिर्फ एक गलती होगी, और वो गलती आपको पता भी नहीं होती है कि आप कर रहे हो, ठीक है। सर रेट आया, बिड लेना कि आस्क लेना, और इंस्टीट्यूट तो घुमा के पूछेगा, सीधा सीधा पूछेगा नहीं। आप गलती से आस्क ले लोगे जब बिड लेना होगा, या बिड ले लोगे जब आस्क रेट लेना होगा। प्लीज डोंट मेक दैट मिस्टेक। एक्सचेंज रेट को इंटरप्रेट करना इज द बिगेस्ट मिस्टेक स्टूडेंट हैव एवर डन व्हेन एवर आई टॉट देम। सो उनके उतना मेरे को एक्सपीरियंस आने के बाद में मैं आपको आज ये चीज़ बता सकता हूँ कि ये गलती फॉरेक्स में होगी, ठीक है। अनलेस एंड अदरवाइज यू आर वेरी वेरी गुड एट इंटरप्रिटिंग एक्सचेंज रेट, बाकी आगे की प्रोसीजर हो जाएगी आसानी से। गलत रेट इंटरप्रेट कर लिया, गए काम से। हरी बात समझ में? मर्जर्स एंड एक्विजिशन ऑल्सो, इसमें एज सच कोई बहुत ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है, ना ही बहुत ज़्यादा फॉर्मूलेज है, बट स्टिल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, सो दैट्स वाई इट्स वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट। उसके बाद में छोटे छोटे टॉपिक है, लाइक फैक्टरिंग हो गया, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड हो गया, सिक्योरिटी एनालिसिस में 2-3 चीज़ें हैं, दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। उनके बारे में बोलने के लिए तो आज सच कुछ नहीं है, जितना था इंपॉर्टेंट वो मैंने आपको बता दिया। फॉरेक्स तो छोड़ के जाना ही नहीं है बॉस, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। दिस इज़ हाउ इट गोज़। प्लीज़ मेक श्योर आप अच्छे से पेपर सॉल्व करें। पेपर सॉल्व करने के आने के बाद में भूल जाओ जो हुआ और नेक्स्ट पेपर पे बैठ जाओ। So that's it. This is all about the things that need to be taken care of in the exam hall for the strategic financial management. Make sure you do it well. Exam paper अच्छे से solve करना, और उसके बाद में please, this is one request, question paper हो जाए तो at least put a drop a message to me कि how was your paper, and also on the date of results please drop a message with your name, city and marks कि what was your marks. I'll be happy to receive that message. Bye bye.